संस्कृत मित्राय नमः। संस्कृत है मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत एवं श्रमभट पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। कादम्बरी जो बाणभट्ट विरचित है। कादम्बरी यूपीटीजीटी पीजीटी जीएससी एलटी यूपीपीसी जहाँ भी है सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं बाणभट्ट का जीवन परिचय। महाकवि बाणभट्ट के जीवन के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ जानकारी दे सकते हैं। बाण ने हर्षचरित के प्रारंभ में अपने वंश और अपने संबंध के विषय में सुविस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। हर्षचरित में अपने वंश और अपने संबंध को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया है। कादम्बरी के प्रारंभ में इन्होंने अपने वंश का वर्णन प्रस्तुत किया है। वंशक्रम कहते हैं जो पीढ़ी होती है हमारी, जैसे पुत्र, पिता, दादा, परदादा, तो ये हमारा वंशक्रम हुआ। महाकवि बाणभट्ट ने अपने प्रख्यात वात्स्यायन वंश को अलंकृत किया था। इसी कुल में कुबेर नामक एक सुप्रसिद्ध पंडित का जन्म हुआ। कादम्बरी में उल्लेख है कि अनेक गुप्त राजा इनकी पूजा किया करते थे। कुबेर के यहाँ रहने वाले तोता मैना जो वहाँ के पक्षी थे, वो भी इतने पंडित थे कि वेद मंत्रों का अशुद्ध पाठ करने वाले विद्यार्थियों को बीच बीच में टोक देते थे। जो वहाँ पे पक्षी थे और वहाँ पे जो विद्यार्थी अध्ययन करते थे, वो अगर अशुद्ध बोलते थे तो ये पक्षी गण उन्हें टोक देते थे, बीच बीच में शुद्ध उच्चारण करवाते थे। इन्हीं कुबेर पंडित के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। इनमें से पाशुपत के अर्थपति नामक एक ही पुत्र हुआ। पाशुपत के अर्थपति पुत्र हुए सिर्फ एक। अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु बाणभट्ट के पिता थे। अर्थपति के पुत्र चित्रभानु बाण के पिता थे। माता पिता की मृत्यु हो जाने के उपरांत अल्हड़पन में स्थित होते हुए भी बाण शैशव सुलभ चपलताओं में फंस गए और देश देशांतरों की परिभ्रमण के लिए निकल पड़े। इस समय विभिन्न वर्गों के विभिन्न लोग उनके मित्र हो गए, जिनमें कवि, शिकारी, गायक, नर्तक ही नहीं जुआरी और जादूगर भी सम्मिलित थे। इनके सभी प्रकार के मित्र बन गए। शिकारी, कवि, गायक, नर्तक, जुआरी, जादूगर सभी। इस प्रकार बाण ने विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। जिनके साथ रहते थे उनकी कलाएं, उनकी विद्याएं ये सीख लिए थे। अपनी चंचलता के कारण बाण का उपहास का भाजन भी बनना पड़ा। चंचल व्यक्ति अधिकतर उपहास के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते, सीरियस नहीं रहते। किंतु यह परिभ्रमण बाण के व्यक्तित्व के विकास में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुआ। उन्होंने इसी बीच अनेक राजकुलों, गुरुकुलों, देव मंदिरों, पवित्र नदियों, धर्म क्षेत्रों का अवलोकन किया। तत्पश्चात अपने निवास स्थान पर लौट आए। महाकवि बाणभट्ट के विषय में लोगों ने सम्राट हर्षवर्धन से तरह तरह की बातें कह रखी थी। इस संदर्भ में बाणभट्ट को स्वयं ही राज दरबार में उपस्थित होकर सम्राट हर्षवर्धन के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी। अतः बाणभट्ट ने स्वयं उपस्थित होकर सम्राट से अपनी बात कहनी चाहिए। बाण का वंशक्रम इस प्रकार है। वत्स, कुबेर के 4 पुत्रों में से एक पुत्र पाशुपत के पुत्र अर्थपति के 11 पुत्रों में से चित्रभानु के पुत्र बाणभट्ट। ये इनकी रही वंश ब्रज। थोड़ा छोटा कर देती हूँ। प्रारंभ में तो बाणभट्ट को देखकर राजा को उनको महानयम भुजंग, यह बड़ा दुष्ट है, उनका परिहास किया। जो हर्षवर्धन राजा हैं वो बाणभट्ट का परिहास करते हैं महानयम भुजंग कह के कि यह बड़ा ही दुष्ट है, कह दिया। परंतु बाणभट्ट ने अत्यंत नम्रतापूर्वक अपनी बात कह डाली तथा सम्राट हर्षवर्धन को इतना प्रसन्न कर डाला कि कुछ समय के पश्चात तो वो बाणभट्ट राजा के अत्यधिक दयाभाजन बन गए। कुछ समय उपरांत जब बाणभट्ट अपने निवास स्थान प्रीतकोट लौटे तो लोगों ने उनसे सम्राट हर्षवर्धन के विषय में जानना चाहा। हर्षवर्धन के विषय में बाणभट्ट से जानना चाहा। अनंत गत्वा उन्होंने अपने चचेरे भाई श्यामल के अनुरोध पर सम्राट हर्षवर्धन के चरित्र को लेकर हर्षचरित नामक गद्य ग्रंथ की रचना की।
महाकवि बाणभट्ट के शेष जीवन वृत्त के विषय में प्रामाणिक सामग्री प्राप्त नहीं होती है। कारण यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अवशिष्ट भाग के विषय में कुछ भी नहीं लिखा ही नहीं कुछ। ऐसा प्रतीत होता है कि देशाटन के पश्चात उनका उदाह संस्कार हो गया था क्योंकि उन्होंने सम्राट के साक्षात्कार के समय अपने को गृहस्थ आश्रमी बतलाया था। एक जनश्रुति के आधार पर वह बाणभट्ट के दो पुत्र रत्न माने जाते हैं। उनमें तो एक महाव्याकरण था, दूसरा साहित्य सरोवर था। एक व्याकरण शास्त्री थे और दूसरे साहित्य शास्त्री थे। कादम्बरी के पूर्व भाग के लिखे जाने पर ही वे अस्वस्थ हो गए थे और मृत्यु शैया पर पड़े हुए उन्हें कादम्बरी के अपूर्ण रह जाने की चिंता थी। वो मृत्यु शैया पर पड़े थे पर उन्हें कादम्बरी के अपूर्ण होने की चिंता थी कि कैसे ये पूर्ण होगा। इतदर्थ उन्होंने अपने दोनों ही पुत्रों को बुलाया, एक जो व्याकरणचारी थे और दूसरे साहित्यचारी बुलाया, तथा सामने सूखा पेड़ खड़ा है कि संस्कृत पूछी। दोनों पुत्रों को बुलाया और पूछा कि सामने सूखा पेड़ खड़ा है कि संस्कृत पूछी। उनके प्रथम पुत्र जो महाव्याकरण थे, उन्होंने बताया सूक्ष्म पद विन्यास करते हुए कहा, सुक्सो वृक्ष स्थित अग्रे कहा। परंतु दूसरे साहित्य शास्त्री ने ललित पद विन्यास करते हुए नीर सतरूह्य विलसति पुरतः इस प्रकार सरस रचना की। बाणभट्ट ने कादम्बरी के शेष भाग को पूरा करने के लिए द्वितीय साहित्य शिरोमणि पुत्र से कहा। बाणभट्ट के पुत्र ने कादम्बरी के उत्तरार्ध के प्रारंभ में स्वयमेव लिखा है कि पूज्य पिता के परलोक गमन करने के पश्चात मैं अपूर्ण कादम्बरी को पूर्ण कर रहा हूँ। वो लिखते हैं कि पिता के परलोक गमन अर्थात मृत्यु के पश्चात मैं कादम्बरी का जो अर्ध पूर्ण है उसे मैं पूर्ण कर रहा हूँ। याते दिवं पितरि तदश्चैव शादं विच्छेदमाप खलु यस्तु कथा प्रबंध दुखम शताम तद समाप्तिकृतं विलोक्य पराब्ध एव श मया न कवितर्पात्। कादम्बरी के प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है। परंतु त्यागी बाणतनय ने उत्तर कादम्बरी में अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा। अतएव बाणपुत्र के विषय में विद्वानों में मतैक नहीं है कोई। लोग उत्तर कादम्बरी के प्रणेता बाणपुत्र को भूषण बाण को तथा कतिपय पुलिंद भट्ट और कुछ पुलिन भट्ट मानते हैं। इसमें भी अति संशय है। कवि शिरोमणि धनपाल ने अपने तिलक मंजरी में बाणतनय का नाम पुलिन भट्ट लिखा है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार महाकवि बाणभट्ट कवि शिरोमणि मयूर के समकालीन सिद्ध होते हैं। इस जनश्रुति के अनुसार मयूर कवि बाण के ससुर बतलाए जाते हैं। बाण के ससुर बतलाए जाते हैं कौन? मयूर। ऐसा कहा जाता है कि एक समय मयूर प्रातःकाल बाणभट्ट से मिलने गए। उधर बाण अपनी रूठी हुई प्रियतमा को मना रहे थे। प्रियतमा की मनौती में बाण ने इस प्रकार श्लोक की रचना कर दी। गत प्राय रात्रि कृशतनु शशिश्रियत इव प्रदीपोऽयं निद्रावशमुपगतो घृणत इव प्रणामान्तो मनस्त्यजसि न तथापि क्रुद्धमहो। इस प्रकार श्लोक के 3 चरण तो बाण ने बना डाले थे, परंतु उन्हें उसका चौथा चरण नहीं उठा रहा था, उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। तभी महाकवि मयूर, जो उनके ससुर बतलाए गए हैं, से नहीं रहा गया और उन्होंने उक्त श्लोक के चतुर्थ चरण को इस प्रकार बना डाला। 3 चरण तो बाणभट्ट ने बना ही डाला था, चौथा चरण मयूर ने भी बना डाला। कुछ प्रत्या सत्या हृदयमपि ते चंडी कठिनम। इसे सुनकर बाण को बड़ी लज्जा हुई और उन्होंने कुपित होकर अपने ससुर को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बाण को लज्जा आई और उन्होंने अपने ससुर को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। बाण के श्राप से ग्रस्त होकर मयूर कुष्ठ रोगाक्रांत हो गए। मयूर ने भी बाण को श्राप दे दिया। तब
तत्पश्चात शाप के निवारण के लिए मयूर ने सूर्य की स्तुति परक सूर्य शतक की रचना की। मयूर ने अपने जो रोग का निवारण करना था उसके लिए वो स्तुति परक सूर्य शतक की रचना की तथा बाण ने चंडी की आराधना के लिए चंडी शतक की रचना की। सुभाषित वली तथा शांगधर पद्धति के एक श्लोक से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि बाणभट्ट मयूर तथा मातंग दिवाकर ये कवि रत्न सम्राट हर्षवर्धन की सभा के प्रतिष्ठित एवं प्रमुख लोगों में से रहे हैं। महाकवि बाणभट्ट का स्थिति काल देखते हैं। संस्कृत कविता कामनी के पंचबाण महाकवि बाणभट्ट की सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। अतएव महाकवि बाणभट्ट का स्थिति काल निश्चित जैसा ही है। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। 606 ईस्वी से लेकर 640 ईस्वी तक वे समस्त उत्तर भारत के प्रमुख शासक रहे। 629 ईस्वी में आए हुए चीनी यात्री ने इनके शासन का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। अतएव बाणभट्ट का समय सप्तम शतक का पूर्वार्ध ही माना जाता है। अन्य अनेक ब्राह्म प्रमाणों से भी बाणभट्ट का लगभग यही समय निश्चित होता है। वे प्रमाण इस प्रकार हैं। रुय्यक 1150 ईस्वी में अपने अलंकार सर्वस्व में हर्षचरित के उदाहरण दिए हैं। साथ ही हर्षचरित वार्तिक नामक टीका भी लिखी। कश्मीर के राजा अनंतराज 1028 से 1063 ईस्वी समय महाकवि क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ कवि कंठाभरणम में कादम्बरी के उद्धरण दिए हैं। काव्य अलंकार के टीकाकार नमिषादु 1069 ईस्वी नमिषादु ने हर्षचरित की आख्यायिका और कादम्बरी को कथा कहा है। आख्यायिका और कादम्बरी को कथा कहा है। भोज ने 1025 ईस्वी में यादिगृह द्विविदो बाणः पद्यवंदेन तादृशः कहकर बाण के गद्य को उनके पद्य की अपेक्षा उत्कृष्ट बतलाया है। आनंदवर्धनाचार्य 850 ईस्वी में बाण की दोनों गद्य कृतियों का संकेत किया है। धनंजय 1000 ईस्वी में अपनी कृति 10 रूपक में यथा ही महाश्वेत वर्णन व शरे भट्टबाण से लेकर बाण का उल्लेख किया है। बामन 800 ईस्वी में काव्य अलंकार शूद्रवृत्ति में कादम्बरी के कुछ पद्य उद्धृत किए हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि बाण की ख्याति 800 ईस्वी तक दूर दूर तक फैल चुकी थी। अतः उनका समय हर्ष के समय में मानने में कोई असंगत नहीं है, अपितु सप्तम शतक का पूर्वार्ध ही उनका सुनिश्चित समय माना जा सकता है। बाणभट्ट का समय सप्तम शतक का पूर्वार्ध ही माना जा सकता है। तो ये बाणभट्ट के कुछ जीवन परिचय रहे। आशा है आप सभी को वीडियो अच्छी लगेगी। मित्रों तक शेयर करेंगे और जो नए मित्र जुड़े हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें रचनाएं होंगी और विषय वस्तु जो भी होंगे, कुछ नए टॉपिक होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृत है।